अच्छा, अभी हमने जिस चीज के बारे में बात करनी है, एक तो हमने देखना है कि वो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम जो है आपका, जिसका टी कोड जो है F110, एक, और दूसरा जो है वो DME, डाटा मीडियम एक्सचेंज फाइल, जिसका ट्रांजैक्शन कोड जो है ना वो पहले तो होता था DMEE, लेकिन अब उन्होंने एस और हाना के साथ क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया उसका नया टी कोड बना दिया, वो है DMEEX, यानी कि थोड़ा सा उसको एनहेंस कर दिया। DME जो है ना, डाटा मीडियम एक्सचेंज या DME जो है ना, इसके अंदर ना दो चीजें हैं। एक जो है वो फॉर्मेट है, और दूसरा जो है वो फाइल है। ठीक है, जो फॉर्मेट है वो कहाँ पे होता है, जो अभी आप देख रहे थे ना उधर वो पेमेंट मेथड के अंदर, ये असाइन असाइन टू पेमेंट मेथड, जबकि फाइल जो है वो ये असाइन होती है, असाइन टू DME फॉर्मेट। जो फाइल है जो हम बनाते हैं DMEEX के अंदर, ये जो है ये किसको असाइन हो जाती है, ये फॉर्मेट को, और फॉर्मेट जो है वो किसको असाइन हो जाता है, आपके पेमेंट मेथड को। और फिर जब आप चलाते हैं F110, तो फिर ये हो जाता है। ये अभी हम देखते हैं कि ये फाइल बनेगी कैसे। ये बड़ी यानी कि आसान सी फाइल है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम जो है इन SAP S/4HANA जो है, खास तौर पे आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ HANA 2020 जो है, इसमें आपको पता है कि चेंज आ गई कि अब हमने कैश अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट और बैंक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, ये दोनों जो है, बैंक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट और बैंक क्लियरिंग अकाउंट, ये दोनों के दोनों जो है ना वो अब हम एक सेपरेट नोड के अंदर क्रिएट करते हैं। अगर आप अगर हम आपकी कंपनी में देख लें, FS00 के अंदर, तो एक आपने बनाया हुआ है ये वाला मेन बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपने उसको कैश अकाउंट लिया हुआ है, और उसकी टाइप आपने ली हुई है बैंक रिकॉन्सिलेशन। और दूसरा जो आपने क्लियरिंग अकाउंट इसका बनाया हुआ था, वो किस में था, वो लाइबिलिटी में बनाया हुआ है। 1001 A1001। अच्छा हाँ, ये ठीक है, ये आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, एस एस के साथ कैश अकाउंट लिया हुआ है, और यहाँ पे आपने बैंक सब अकाउंट लिया हुआ है, और आपने बताया हुआ है कि ये जो है ये इस बैंक अकाउंट का जो है वो क्लियरिंग अकाउंट है। अब इसके अंदर ना इन्होंने हाना के अंदर 2020 और उसके बाद जो है ना, थोड़ी सी जो है ना वो एक दो चेंजेस की हैं, जिसकी वजह से जो आपका पेमेंट प्रोग्राम है ना वो रुक जाता है। वो अब हम देखते हैं कि पहले हम नॉर्मल पेमेंट प्रोग्राम कॉन्फ़िगर करके आगे चलेंगे। जब वो एरर आएगा तो फिर हम उस एरर को रिमूव करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल और हाना 2020 के बाद क्या डिफरेंस आ जाता है। जब आप ये वाला GL यूज करेंगे ना, ये वाला 1009 और ये वाला A1001, तो फिर वो एरर आएगा। अगर आप नॉर्मल बैंक अकाउंट, जैसे आपने ये एक बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, नॉर्मल आपने बैलेंस शीट यूज की हुई है, कैश अकाउंट यूज नहीं किया हुआ, तो फिर वो एरर नहीं आता। लेकिन जब आप ये वाला यूज कर लेते हैं मेन बैंक अकाउंट जो कि आपने कैश अकाउंट के अंदर बनाया हुआ, फिर वो एरर आएगा। अभी हम अगर आए उधर F110 की कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि FBZP के अंदर, बाकी तो सारे आसान है। पेमेंट मेथड इन कंट्री जो है, इसमें अभी हमने, आपने एक पेमेंट मेथड कौन सा बनाया हुआ था, जो जिसको पेमेंट मेथड असाइन किया हुआ है, ये टी वाला। अच्छा, आपने ये दो बनाए हैं ना, आउट गोइंग और इनकमिंग। बाय एंड।
वाई और जेड, वाई और जेड हम इसको फिर बैंक ट्रांसफर ले लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को रहने देते हैं, बैंक ट्रांसफर ले लेते हैं। और यहाँ पे हम जो है ये हटा देते हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही पहले का ऑब्सोलीट भी हुआ हुआ है, उसमें एरर भी दे रहा है। यहाँ पे हम फॉर्मेट खुद बनाएंगे और फिर इसको साइन करके जो है ना वो देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो वाई हो गया। और करेंसीज अलाउड में आपने ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ये उसी तरह ही ठीक है, नहीं देते तो इसका मतलब है कि सारी करेंसीज के लिए ओके है। ये नोट टू पे भी उसके अंदर आ जाता है, जो अभी हम बात करेंगे डीएमई वगैरह जो है ना उसके अंदर, ठीक है। इसमें आपकी वो जो आपने ईबीएस जो थोड़ी सी कॉन्फ़िगर की हो या इधर एसएपी के अंदर जी नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट जो है वो, ये जुनेद भाई आपने स्क्रीन खोली हुई तो नहीं है? नहीं की। बैंक डिटर्मिनेशन वाली, सब क्लोज हो गया आप। क्लोज कर दी जी। जैफा, जैफा पानी लो। अच्छा, यहाँ से आ गया टीटीए। इसमें रैंकिंग ऑर्डर देंगे पहले आप, ताकि जब तक रैंकिंग ऑर्डर नहीं देते सिस्टम डिटरमिन नहीं कर सकता कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किस हाउस बैंक और उसकी है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मेरा पेमेंट मेथड है वाई, इसकी करेंसी है जी AUD, रैंकिंग ऑर्डर में इसको दे दूँ ना अगर 10 और बाकी सारे पेमेंट मेथड्स को, ठीक है ये 10 और हाउस बैंक में दे देता हूँ मेरा जो बना हुआ है ये। और इसके बाद अगर मेरा कोई और भी है पेमेंट मेथड, तो जब भी मेरा पेमेंट प्रोग्राम चलेगा ना तो सबसे पहले मेरा ये वाला देखेगा कि ये इसको मैं असाइन करूं डॉक्यूमेंट्स को, और देखेगा कि इसके अंदर पैसे हैं कि नहीं है। पैसे कहाँ से वो चेक करता है? वो पैसे यहाँ से चेक करता है अवेलेबल अमाउंट्स के अंदर। ये अवेलेबल अमाउंट्स के अंदर जो आप अमाउंट डाल देते हैं, ये वाली सारी जो डली हुई है, ये वैसे ही नहीं डली हुई, ये भी इसकी कोई ना कोई लॉजिक ही है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये सारे जो है न्यू एंट्री करते हैं अपना हाउस बैंक, अकाउंट आईडी आपकी हो गई CO MM1 है, और अच्छा वो भी गई है। डे 1 कर देते हैं कि जी एक दिन के अंदर अंदर जो है ना वो आपके चेक जो है ना वो सारे या पेमेंट क्लियर हो जाएगी। करेंसी AUD हो गई। अवेलेबल अमाउंट्स के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कि 100,000 जो है वो इसके अंदर पड़े हुए हैं पैसे, तो अगर आपकी सारी पेमेंट्स मिल के अगर 100,000 से ज्यादा है तो फिर वो आपका जो है ना वो ये वाला अकाउंट चूज नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा कोई हाउस बैंक अगर है तो उसको वो देखेगा कि उसके अंदर वो पैसे हैं कि नहीं है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कम से कम मैक्सिमम एक अकाउंट वन गो के लिए सिर्फ होता है। ये नहीं होता कि वो पिछले भी सारे चेक्स को और पेमेंट्स को कैलकुलेट करके तो इसके साथ कंपेयर करेंगे। वन पेमेंट प्रोग्राम जो है उसके अंदर अगर सारी इनवाइसिस को अगर जमा कर लिया जाए पेमेंट्स के वाली, तो अगर उसकी अमाउंट 100,000 AUD से अगर ज्यादा है तो फिर वो ये वाला बैंक चूज नहीं करेगा। तो ये है कि आप इसके अंदर कोई मैक्सिमम अमाउंट सी डाल लें, जो आप समझते हो कि फर्ज करें हम कहते हैं 100 मिलियन डाल देते हैं, ताकि कभी भी हमें उम्मीद है कि हमारी जो भी पेमेंट चलेंगी वो 100 मिलियन से ज्यादा नहीं चलेंगी, इससे कम ही होंगी, तो आप इतनी अमाउंट उसमें डाल दें। बैंक अकाउंट्स जो है एस फॉर 2020 और उससे ऑनवर्ड जब आप कैश अकाउंट कॉन्फ़िगर करते हैं तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप बैंक अकाउंट इनहेंस के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं बैंक अकाउंट भी यूज़ कर लूँ, फर्ज करें आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो गलती से मुझे पता ही नहीं था मैं ये यूज़ करता हूँ, तो अब आप अगर से यूज़ करेंगे भी ना तो ये देखें CO MM1
पेमेंट मेथड आपका आ गया वाई, करेंसी आ गई AUD, और अकाउंट जो है वो अकाउंट आईडी भी यही आ गई। अब आपने बैंक सब अकाउंट जो है ना वो डालना है, वो आपका था A1001। A1001 आप जब डाल के एंटर करेंगे ना तो आप देखें तो उसने आपने आपका A1001 को यहाँ से हटा भी दिया और उस फील्ड को डिस्प्ले मोड में कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्लियरिंग अकाउंट डाल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि ये वाली आपकी फील्ड जो है ना बैंक अकाउंट वाली स्क्रीन ये काम की नहीं है, बल्कि आपको बैंक अकाउंट इनहेंस में आना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको दोबारा डिलीट कर देते हैं ये लाइन को। जो पेमेंट होगी सिद्धार्थ भाई, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होगी, हाँ हाँ, तो पेमेंट हमेशा, आउटगोइंग पेमेंट हमेशा ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ही जाएगी, और फिर एक्सचेंज नहीं, रेट जो अगर भी आप होगा वो अप्लाई करके। हुज़ैफा इधर आओ, एक मिनट चलें। ये देखो, देखो कितना गंदा है, कोई और क्लास में डाल दो। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे रहे हैं ना, रैंकिंग ऑर्डर हाँ में भी, बैंक अकाउंट में हाँ भी, जी, हाँ जी। अवेलेबल तो अमाउंट में भी। आप उसमें अगर हम यहाँ पे आ जाएं बैंक इनहेंस में, तो अब ये देखें, यहाँ पे हम फर्ज कर लें ये पेमेंट मेथड हमारा वाई आ गया, करेंसी AUD आ गई, रैंकिंग ऑर्डर 1 कर देते हैं, और COMM1 और A1001। अब आप एक और भी लाइन बना सकते हैं। आपको पता है कि जी कभी आपकी करेंसी की पेमेंट्स हैं वो US डॉलर में भी आ सकती हैं, तो आप ये भी करते हैं COMM1 वाई, वही वाला पेमेंट मेथड, US डॉलर, और तो ये भी हो जाएगी। वो जिस जिस पेमेंट करेंसी में कर सकते हैं आप पॉसिबल, तो आप लिख दें। सिस्टम जो है ना वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि जो आपकी इनवाइस की करेंसी है वो उसके मुताबिक यहाँ से चूज कर लेगा उसको। और अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे दें तो वो खुद ही एक्सचेंज रेट अप्लाई करके उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट कर तो देगा। फिर वो कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू जो है ना वो सब ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ही पेमेंट करेगा। और दूसरा ये, अगर रैंकिंग ऑर्डर में एक दफा चले जाए, रैंकिंग ऑर्डर में क्या, हाँ रैंकिंग ऑर्डर में अगर आपने इसको 2 कर दिया है, फर्ज करें इसको आपने 1 किया है और दूसरी लाइन में ऑस्ट्रेलिया US डॉलर को आपने 2 कर दिया, इसका आपने रैंक बढ़ा दिया ना, हाँ ये प्रायोरिटीज की आपने हाई कर दी, तो पहले वो इसको करेगा, देखेगा, और इसके अगेंस्ट देखेगा कि अवेलेबल अकाउंट्स अमाउंट्स के अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर तो पैसे पड़े हुए हैं, US डॉलर के अंदर पड़े ही नहीं हुए, तो फिर वो उसको ड्रॉप कर देगा। दोबारा फिर वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ही उठाएगा, पहले वो उठाएगा उसको US डॉलर को, लेकिन यहाँ पे आके देखेगा कि US डॉलर के अंदर तो पैसे कोई नहीं पड़े हुए, फिर वो उसको ड्रॉप करेगा और दोबारा फिर जाके ना दूसरा मेथड जो है पहली वाली लाइन उसको उठा लेगा, और उसको उठा के फिर देखेगा कि इधर पैसे हैं, बिल्कुल हैं, और फिर वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर पेमेंट करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप की प्रायोरिटीज क्या हैं। मल्टीपल करेंसीज के अंदर करना चाहते हैं तो फिर उतनी ही करेंसीज की कम से कम अमाउंट्स को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करें कि अमाउंट्स भी आपके अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है ना, अमाउंट अवेलेबल फॉर आउटगोइंग पेमेंट या स्केजुलिंग इनकमिंग पेमेंट्स, तो ये अमाउंट्स होनी चाहिए उसके ऊपर आपके पास। पड़ा रहे, खैर है, ये इससे कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि हमने अमाउंट को तो कॉन्फ़िगर ही नहीं किया हुआ। वैल्यू डेट कर देते हैं कि कितने दिनों के अंदर जो है वो पैसे आपके वो जो है वो वैल्यू हो जाए, मतलब है कि ट्रांसफ़र हो जाएं। पेमेंट मेथड वाई, हाउस बैंक COMM1, मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक जो है ना वही 1 डे के अंदर अंदर जो है ना वो आपके पैसे जो है कितने हो जाए। एक्सपेंस चार्जेस इसको छोड़ देते हैं। ये तो इसकी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये नॉर्मल से ही करते हैं। अब हम जरा F110 चलाते हैं। आपकी वो FPL1 में कोई आउट पड़े हैं ओपन इनवाइसेस? होनी चाहिए कुछ।
अच्छा चलें, हम ये वाला जो है ना सप्लायर ले लेते हैं, 810-23 वाला, क्योंकि इसकी 3 इनवाइसें जो है ना, 1 2 3 ये ड्यू पड़ी हुई हैं। इसमें एक दूसरी वाली है, चलो 810-23 ले लेते हैं, सिडनी वाला। अच्छा जी, F110 और आज होगी 14/07/2023 और TTAU1 का लेते हैं इसकी आईडी। पैरामीटर में हम डालते हैं जनाब कंपनी कोड TTAU, पेमेंट मेथड वाई, और नेक्स्ट कब हमने चलाना है, कल चलाना है, फर्स्ट करें 7/2023। और एक ही फर्स्ट करो सप्लायर ले लेते हैं, अगर वो क्या था 810-23। फ्री सिलेक्शन में रहने देते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक बंदा है या उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट नंबर ऐड करने हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एडिशनल लॉग में हम उसको कहते हैं कि हमें बताए ड्यू डेट है, वो भी अगर उसमें मसला आता है पेमेंट मेथड सिलेक्शन के अंदर, लाइन आइटम सिलेक्शन के अंदर, तो वो सारा कुछ हमें बताए। अगर आप ये नहीं ना टिक करते, फिर आपको वो लॉग बताएगा नहीं। जब आपका ये पेमेंट प्रोग्राम चल जाएगा तो ये बताएगा नहीं। अच्छा, ये वाले जो 2 प्रोग्राम हैं, इसमें आपकी कंपनी का देख लेते हैं कोई कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। इसको भी आप अपने लिए एक दफ़ा कॉन्फ़िगर कर लें। ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वेरिएंट, ये वाला आप प्रोग्राम कॉपी करें, इसको SE38 में चलाएं, SE38 एग्जीक्यूट करें इसको, और इसको अपनी कंपनी के लिए कॉन्फ़िगर कर लें। मतलब आपने ये रन डेट और ये आइडेंटिफिकेशन ये तो दोनों देनी नहीं, क्योंकि ये तो वो F110 से खुद उठा लेगा। यहाँ पे कंपनी कोड वगैरह अपना दे दें, बेशक TTAU दे लेंगे तो ठीक है, अगर ब्लैंक भी सेव कर लेंगे तो वो उधर से फिर भी उठा सकता है। नंबर ऑफ सैंपल प्रिंट आउट, इसको छोड़ देते हैं। प्रिंट इमीडिएटली तब करें जब आप कोई चेक वगैरह प्रिंट कर रहे हैं, और तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करेंगे ना तो जो इनपुट वेरिएंट के तौर पे आप ये सेव हो जाएगा। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम जो है वो ये वाला है, उसको भी आप SE38 में चलाएं एक दफ़ा। पेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया, इसमें जो है पेइंग कंपनी कोड आ गया जनाब, वही और पेमेंट मेथड लिख देंगे तो फिर वो वही चूज करेगा। अगर आपके मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हैं, फिर बेहतर है कि आप यहाँ पे ना लिखें। अगर आप कहते हैं कि मैंने एक ही पेमेंट मेथड या एक से ज़्यादा जो भी मेरे हैं वो करने हैं, तो बस आप इसके अंदर मल्टीपल सिलेक्शन में जाके डाल दें, वही वाले फिर चलेंगे। बाकी हाउस बैंक और बैंक अकाउंट आईडी अगर आप देना चाहते हैं तो फिर वो उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा, फिर वो वही उठाएगा और उन्हीं का ही प्रिंट करेगा वो। अगर ये नहीं करते तो फिर अगर आपके मल्टीपल हाउस बैंक है तो वो भी प्रिंट कर देगा साथ साथ। ये आपने सेव करना है। जब सेव का बटन दबाएंगे तो वो पूछेगा कि आप जो इनपुट वेरिएंट बना रहे हैं वो, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला इनपुट वेरिएंट कोई और बंदा चेंज ना करे, तो फिर आप ये प्रोटेक्ट वेरिएंट कर दें। आप कोई बंदा और आपके यूजर के अलावा इसको चेंज नहीं कर सकता। अब आप आ जाए इधर F110 में। अब आप यहाँ पे वेरिएंट के अंदर जब जाएंगे, F4 करेंगे, तो अब आपको अपना वेरिएंट भी मिल जाएगा। ये देखें TTAU के नाम से यहाँ पे बन ये आ गया, सेव हो गया।
अब हम प्रपोजल को रन करते हैं। ये प्रपोजल है, ये पेमेंट है। प्रपोजल को दबाएंगे, स्टार्ट इमीडिएटली करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्यों कोई क्रिएट पेमेंट मीडियम हमने असाइन नहीं किया हुआ, तो इसलिए हम इसको ये टिक नहीं करते। अगर कोई होगा, अगर हमने कोई डीएमई फॉर्मेट असाइन किया हो, तो फिर हमें इसको टिक कर देना चाहिए। अच्छा, ये पेमेंट प्रपोजल क्रिएट होगी, जरा प्रपोजल को डिस्प्ले करते हैं या एडिट करते हैं, एडिट कर लें ताकि, चलो डिस्प्ले करेंगे तो फिर चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज मोड में इसको देखते हैं। लॉग में भी देख सकते हैं। पहले तो प्रपोजल को देखते हैं है क्या। वो कहता है कोई अकाउंटिंग क्लर्क है, नहीं है भाई, हमने सारे क्लर्क का देखना है। ये एक आ गया, इसमें वो देखें रेड साइन दे रहा है, क्योंकि प्रपोजल तो चल के आ गई, उसने वो एक ही वेंडर को उठा लिया। इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसके जो लाइन आइटम्स हैं, ये देखें 1 2 3 तीनों उठा लिए उसने। वो कहता है तीनों के अंदर कोई ना कोई मसला है। एरर नंबर उसने क्या कर दिया, 16। इसको अगर आप डबल क्लिक करें और आप यहाँ पे देखें, एक तो पेमेंट मेथड नहीं असाइन हुआ हुआ, आप ये री एलोकेट का बटन दबाएंगे ना, तो ये चेंज मोड में खुल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको पेमेंट मेथड देता हूँ वाई, और हाउस बैंक 1, और अकाउंट आईडी भी 1। ये देने के बाद जब मैं इसको ओके करता हूँ, तो देखते हैं कोई और एरर आएगा। ये वाला जो एरर है, नो अकाउंट सिंबल इज असाइंड टू पेमेंट मेथड एयू वाई। एयू तो हो गया आपका कंट्री, जो आपने अपने कंट्री के अंदर वाई पेमेंट मेथड क्रिएट किया हुआ है, वो कहता है कि ये वाला जो पेमेंट मेथड है, इसको कोई अकाउंट सिंबल अभी तक असाइन नहीं किया गया। अब ये जो है अकाउंट सिंबल जो है, वो अगर हम इसको, किधर गया, इधर ले आए, यहां पे रखते हैं। ये अकाउंट सिंबल जो है ना, ये क्या है, क्योंकि इसके ऊपर ही उसने ऑब्जेक्शन किया ना। वो कह रहा है कि अगर आपको याद हो कि जो आप ईबीएस कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट कर लें या मैनुअल कर लें, जो भी हो, वो जरूरी नहीं कि ईबीएस ही हो, एमबीएस ये भी उसको कहते हैं वो लोग, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। उसके अंदर आपको याद होगा कि आप सबसे पहले जो है वो क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, सिंबल्स, अकाउंट सिंबल। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि आप हम आगे इधर, इसको हम करते हैं ओके, कहते हैं चलो ठीक है भाई, हम पहले ये वाला तुम्हारा मसला हल कर लें। ये मसला उस सूरत में आता है कि जब आपने कैश अकाउंट को कॉन्फ़िगर किया हो, वरना ये मसला नहीं आता। ये मैंने चेक करके देखा है। अगर आप कैश अकाउंट कर देंगे, तो ये इन्होंने हाना 2020 और उसके बाद जो है ना, ये उन्होंने एरर जो है ना, ये नहीं कॉन्फ़िगर किया इसमें। तो अगर आप इसमें आ जाएं IMG में, ये जुनेद भाई बताएं कि वो आप वो ईपीएस या एमबीएस वगैरह कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैनुअल बैंक स्टेटमेंट मैंने एक दफा कॉन्फ़िगर किया, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं की। बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस मेरा हाल, पेमेंट ट्रांजैक्शन, तो ये दोनों यहाँ पे आ मैनुअल रही है, बैंक मैनुअल स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट और इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट। इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सवाए इसके कि अगर मैं इन दोनों को खोल के आपके सामने रखूं, ये नीचे वाली सारी को छोड़ देते हैं। ये जो पहली वाली है ना, मेक ग्लोबल सेटिंग, और इस तरफ जो है ना डिफाइन पोस्टिंग कीज, तो ये डिफाइन वेरिएंट्स फॉर, मेरे ख्याल से क्रिएट, हाँ ये है, क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आप इसमें भी आ जाए, क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, नहीं ये नहीं,
पोस्टिंग कीज एंड रूल्स, हाँ ये वाली, आप इस स्क्रीन को ज़हन में याद रखें, इसको, ये स्क्रीन है, अच्छा एक ये स्क्रीन आ गई, इसमें कितने लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 फोल्डर्स आ रहे हैं ना। पहले अपने अकाउंट सिंबल बनाने हैं, फिर अकाउंट उन अकाउंट सिंबल को जीएल असाइन करने हैं, फिर पोस्टिंग रूल्स बनाने हैं, और पोस्टिंग रूल्स को आगे आपने इंटीग्रेट कर देना होता है अकाउंट सिंबल के साथ। ये है मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। और ईबीएस क्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या कर दिया, एक और इजाफी चीज दे दी कि वो जो आपने क्रिएट ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो आपने जो बैंक की तरफ से आती है फाइल, उसको आपने कॉन्फ़िगर करना होता है यहाँ पे। वो आपको पता ही है कि वो MT940 MT40 या जो भी उन्होंने फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, वो आपने यहाँ पे जो है ना वो असाइन करना है, और यहाँ पे जाके फिर वो आपने वो जो उन्होंने अलहदा से एक रखा हुआ है वही आपने इधर अपनी कंपनी कोड को भी असाइन कर देना। सिर्फ ये दो चीजें आखिर में फर्क है। इससे पहले जो 4 फोल्डर हैं, 1 2 3 और 4, ये सेम है, और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। ये नहीं है कि आपने एमबीएस के अलहदा करनी है और ईबीएस के अलहदा करनी है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी होती है। आगे जाके फिर आपने जो है ना वो अलहदा से 2 स्टेप और उसमें ऐड कर देने। तो हमें इससे फ़र्क नहीं है कि हम ये वाला मसला जो है, जो हमने ये कॉपी किया हुआ है कि नो अकाउंट सिंबल असाइन टू पेमेंट मेथड, अगर आप ये देखें एमबीएस या ईपीएस दोनों में देखें, अकाउंट सिंबल जो है ये सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि बेशक आप मैनुअल बैंक स्टेटमेंट की कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन खोल लें या ईबीएस की स्क्रीन की कॉन्फ़िगरेशन खोल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही बैक एंड पे पीछे टेबल होगा। आप उधर से जाके देखेंगे, इधर से जाके देखेंगे, आपको सेम जो है ना वो इन्वायरमेंट मिलेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट हो या मैनुअल बैंक स्टेटमेंट हो, ये दोनों की दोनों जो है ईपीएस और एमबीएस, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट और इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट, दोनों की स्क्रीन के अंदर इस मसले का हल मौजूद है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, मैं एक अकाउंट सिंबल क्रिएट करता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है कि 2 3 बनाते हैं, मसलन हम एक बना लेते हैं बैंक का, मेन बैंक का, मेन बैंक। एक हम पहले, आपको याद होगा कि जब हम पहले पहले बनाते थे तो हम कहते थे एक हमें जी इनकमिंग बैंक अकाउंट का बनाना चाहिए, एक हमें आउट गोइंग बैंक का बनाना चाहिए जीएल, एक हमें जो है वो फिर कैश इनकमिंग कैश आउट। अब उन्होंने कहा कि ये सारे जो है ना ये बातें खत्म करें, सिर्फ आप एक ही बनाएं, उसका आप नाम रख दें ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। ट्रांसफर इन भी होगा, जब वो क्रेडिट होगा तो ट्रांसफर इन होगा, जब वो डेबिट होगा तो ट्रांसफर आउट हो जाएगा। ये ज्यादा जो वो जिसको कहते हैं ना वो मतलब है कि वो शौकिया मानिया कि जी हमने जी एक तो हमने सिंबल बना लिया है इनकमिंग बैंक इनकमिंग का या कैश इनकमिंग का, एक हमने बना लिया कैश आउटगोइंग, तो भाई इसकी जरूरत नहीं है। करना क्या होता है, आपने वो एक क्लीनिंग जीएल असाइन करने, वो भी उल्टा लोगों को और कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी भाई आप कितने सिंबल बनाए, वो कहते हैं जी भाई 5 6 तो बना लेना, एक तो आ गया आपका मेन बैंक का जी, वो जहां से पैसे निकलने हैं या जाने हैं। अब वो आगे क्लियरिंग अकाउंट के वो देखें इतने ज्यादा जीएल सिंबल बना लेते हैं जी, एक तो आप बना लें इनकमिंग बैंक, एक बना लें आउट गोइंग बैंक। वो कहते हैं अब ये सारे काम जो है ना आप ये खत्म कर दें। वो कहते हैं इनकी जरूरत जो है ना वो अब नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि सिर्फ इसकी जगह एक ही बनाएं ट्रांसफर के नाम से, बस। जब ये वाला जो ट्रांसफर का जो जी सिंबल होगा, ये जब बनेगा, डेबिट हो रहा होगा, तो उस वक्त क्या होगा, ये ट्रांसफर इनकमिंग हो जाएगा। जब ये क्रेडिट हो रहा होगा तो ट्रांसफर आउट गोइंग हो रहा होगा। जरूरत नहीं है, क्यों? इसलिए जरूरत नहीं है कि आपने FS00 के अंदर जो क्लियरिंग जीएल बना लिया, ये जो बैंक क्लियरिंग अकाउंट है, ये आपने एक ही बनाया हुआ है, वो है A1001। ये जब डेबिट होगा तो पैसे यानी कि जा रहे होंगे या आ रहे होंगे, और इसी तरह क्रेडिट हो रहा होगा तो वो अपनी इन्वायरमेंट खुद डिफाइन कर लेगा।
तो इसलिए इसमें इतने ज्यादा सिंबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपने ट्रांसफर बना लिया, और आगे जो भी आपने बैंक चार्जेस के बनाने हैं तो वो बना लें, बैंक चार्जेस। बस अब वो कहता है कि इसको जीएल जो है ना वो असाइन करने। अच्छा एक चीज याद रखें, ये एस आई पी रेलिवेंट एक चेक बॉक्स लगा हुआ है। मसलन एस आई पी क्या है, एस आई पी का उस दिन मैं एप्लीकेशन पढ़ रहा था, सप्लीमेंट्री अवेलेबल फॉर पेमेंट, कोई इसी तरह का ही है। जब तक आप ये टिक नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका ये वाला मसला हल नहीं होगा, नो अकाउंट सिंबल। वो कहता है जिस अकाउंट सिंबल को आपने असाइन करना है। अच्छा पहले हम ठहरिए, इसका प्रोसेस पहले पूरा कर लेना, फिर हम आगे आते हैं। अब आ जाते हैं असाइन अकाउंट्स टू अकाउंट सिंबल, इधर आ जाए। पहला जो है हमारा, बल्कि इधर से सारे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वाई, ये तीनों कॉपी हो गए। अकाउंट सिंबल, बल्कि हम दो ही ले लेते हैं क्योंकि हमने बैंक चार्जेस के नाम से कोई जीएल बनाया नहीं हुआ। इसको बाद में करेंगे जब हम बकायदा ईपीएस कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हम आ जाएंगे ये जो अकाउंट। बैंक चार्जेस वाला है शराब भाई, ये ओपन आइटम मैनेज होगा या नहीं 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 नहीं? नहीं, वो तो एक्सपेंस है ना, आपका एक्सपेंस है, वो ओपन आइटम नहीं होगा। अच्छा। अकाउंट अकाउंटिंग मेथड में रहने दें, मेथड अगर आप असाइन करेंगे फिर उस पर रुक जाएगा, बेहतर है कि आप इसको रहने दें। करेंसी को भी अगर आप देना चाहते हैं एयूडी दे दें, अगर नहीं देंगे तो वो खुद ही प्लस डाल के उसको ओके कर देगा सबके लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे मेन बैंक के लिए। अब आपने वो वाला जीएल देना है जो आपने एक्चुअली यहाँ पे ये वाला बनाया हुआ है, A1009, और इधर हमारा आएगा A1001, ये आएगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर आप कोई मास्किंग शास्किंग करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपके सारे जो हैं वो A1001 नहीं है, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट है। अच्छा ठीक है, अगर आप मास्किंग करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपने कुछ और भी बनाए हुए हैं क्लियरिंग के जीएल, तो फिर आप, और वो सारे 01 के ऊपर ही खत्म हो रहे हैं, तो फिर बेशक पहले 3 जो है वो आप, या पहले 7 जो है वो आप प्लस प्लस डाल देंगे तो सिस्टम जो है ना वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। अच्छा ये तो एक तकरीबन नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई अभी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे आ जाती है कि एसएपी के अंदर ये जो अभी एरर मैसेज आ रहा है ये वाला कि नो अकाउंट सिंबल। अब वो कहता है कि कौन सा अकाउंट सिंबल आपने पेमेंट मेथड को असाइन करना है। तो वो कहता है कि जो क्लियरिंग का जो सिंबल होगा उसको आपने कॉन्फ़िगर कर देना है पेमेंट मेथड की असाइनमेंट के लिए। कौन सा करना है आपने, क्लियरिंग का। दो बनाए हैं ना हमने, एक हमने बनाया मेन बैंक का, एक हमने बना लिया ट्रांसफर का, ठीक है। एक हमने कौन सा बनाया, दो सिंबल बनाए, अभी हमने एक बनाया मेन क्लियरिंग, और एक हमने बना लिया मेन बैंक। वो कहता है कि ये जो आपने मेन बैंक का बनाया ना, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने। जो ट्रांसफर का आपने बनाया ना, इसको आपने यूज करना है अपनी पेमेंट मेथड को असाइन करने के लिए। तो इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर ट्रांसफर वाला जो है, कॉन्फ़िगर दिस अकाउंट सिंबल फॉर असाइनमेंट टू पेमेंट मेथड। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको कॉन्फ़िगर करना है, ट्रांसफर वाले को, जिसके अंदर जरूरी नहीं ट्रांसफर मतलब कि जिसको भी आपने क्लियरिंग जीएल असाइन करना है वो वाला। अब आप आ जाए इधर, हमने इसको तो, ये है ना ट्रांसफर वाला, आपने जस्ट जब आप इसको एस आई पी रेलिवेंट टिक कर देंगे ना, तो ये कन्फिगर हो जाएगा इस काम के लिए कि आप इसको असाइन कर दें। मैंने इसको टिक कर दिया, अगर आप टिक नहीं करेंगे फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। अब इसकी असाइनमेंट कहाँ पे करनी है, वापस आ जाते हैं, यहाँ से इस जगह से निकलेंगे, सारी वहां से वापस आ जाते हैं बैंक वगैरह से। अब आ जाए इधर अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल में, बिजनेस ट्रांजैक्शन,
और आउट गोइंग पेमेंट है, जारी बात है पेमेंट्स, और आउट गोइंग ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं है, आपने मैनुअल में नहीं जाना बल्कि आउट गोइंग ऑटोमेटिक में जाना है। और इसके अंदर आपने आ जाना है पेमेंट मेथड बैंक सिलेक्शन, मेरे ख्याल से ये पेमेंट मेथड बैंक सिलेक्शन है, हाँ ये है बिल्कुल। इसके अंदर आएगा असाइन अकाउंट सिंबल टू पेमेंट मेथड, ये एक नई कॉन्फ़िगरेशन है जो हाना के अंदर इन्होंने उसके साथ दे दी है, पहले अवेलेबल नहीं थी 2020 से पहले वाले, क्योंकि उसमें कैश अकाउंट था ही नहीं। इसमें आप जाएंगे तो देखें, अब आप कुछ लोगों ने किए हुए हैं, हम भी कर लेते हैं। हमारा कंट्री आ गया, एयू आ गया, पेमेंट मेथड हमारा वाई है, और अब आप अगर इधर F4 करके देखेंगे तो जो हमने बनाया हुआ था ट्रांसफर के नाम से, ये देखें ये आ गया। हालांकि मैं हमने बैंक भी बनाया हुआ था लेकिन उसको हमने टिक नहीं किया, सिर्फ हमने ट्रांसफर वाले को टिक किया था, तो वो यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जिन जिन लोगों ने वो उसको SIP के चेक बॉक्स को टिक कर देते हैं ना, तो वो अवेलेबल हो जाता है। बस ये एक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ये एक नई थी जो आमतौर पे F110 के अंदर अवेलेबल नहीं थी। अब हम इधर आ जाते हैं F110 के अंदर, देखते हैं कि अब ये असाइन होता है कि नहीं। तो दोबारा रीएलोकेट में जाएंगे, पेमेंट मेथड वाई, अब देखें उसने कोई एरर नहीं दिया, और नीचे एक इंफॉर्मेशन मैसेज दिया, वो कहता है कि क्लियरिंग GL अकाउंट A1001 इज सेट फॉर द अकाउंट सिंबल ट्रांसफर। ठीक है, ये उसने कहां से उठाया, ये जो हमने अभी अकाउंट सिंबल असाइन कर दिया GL को, पेमेंट मेथड को, तो उसने वहां से इसको उठा लिया, उसको पता चल गया कि क्लियरिंग इसे। अब इस यहाँ पे एक बात समझने की है कि अगर आप वहां पे बैंक को चूज कर लेते तो उसने मैसेज यही देना था, क्लियरिंग GL अकाउंट 1009 इस सेट, तो फिर ये वाली बात गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि हमारा A1009 जो GL है वो जो है वो अकाउंट सिंबल, वो क्लियरिंग नहीं है। ये वाला जो है A1009 तो हमारा मेन बैंक अकाउंट है, जबकि हमारा क्लियरिंग GL कौन सा, A1001, ठीक है, बैंक क्लियरिंग अकाउंट। तो इसलिए आपने SIP के चेक बॉक्स किसको टिक करना है, जो आपने बैंक ट्रांसफर या बैंक क्लियरिंग या इनका कमिंग आउट गोइंग के लिए आपने चूज कर रहे हो, वो आपने असाइन क्रिएट करना है। इसके अंदर भी अब हम रीएलोकेट के अंदर जाते हैं, कोई वाली असाइन कर देते हैं। इसको आप सेव कर दें। अच्छा, ये एरर इस वजह से भी आ रहा है कि ये जो आपका है वेंडर है, ये बार बार हमें बैंक अकाउंट और ये वो है, इसलिए भी असाइन करना पड़ रहा है क्योंकि हमने इसके मास्टर डाटा के अंदर BP के अंदर अगर हम चले जाएं और बाई नेम अगर हम सर्च करें AUSDR, जी इसको नहीं असाइन हुआ कुछ भी। इसको पेमेंट मेथड हमें असाइन करना चाहिए। जी जी इसके लिए हम रोल ले लेते हैं वही वाला FLVN00। कंपनी कोड सेगमेंट के अंदर जब हम जाएंगे, ये डिस्प्ले मोड में ना चेन मोड में ले आते हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शन वाली टैब में आए, और आप यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है वो असाइन कर दें वाई, और हाउस बैंक इसको असाइन कर दें CONN1, ये दोनों। फिर जो है ना वो खुद ही जो है ना वो उसमें असाइन हो जाता है।
सेविंग में, अच्छा ये सेव हो गया, ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। अब आप आ जाए अगर तो ये उसने उसकी लाइनें क्रिएट कर दी, वो पहले वाली तो एरर वाली है, वो तो शो करेगा कि उसमें एरर थी। डिस्प्ले प्रपोजल लॉग में अगर आप देखेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट्स उसने सारे जो हैं वो उठा लिए। ये नेम ऑफ द पेमेंट मेथड वाई हैज़ बीन इंटर्ड इन मास्टर रिकॉर्ड इन द डॉक्यूमेंट, वो ये बता रहा है कि उसको मास्टर रिकॉर्ड में इंटर कर दिया। ये सारी लाइनें कहाँ से उठा रहा है, क्योंकि हमने ये लॉग अनेबल किए थे। अगर ये लॉग अनेबल नहीं करते ना आप, ये F110 के अंदर अगर आप ये एडिशनल लॉग के अंदर अगर आप ये चेक बॉक्स को टिक नहीं करते तो फिर वो लॉग जो है ना वो आपको नहीं दिखाएगा। बेहतर होता है कि आप उसको टिक कर दें ताकि कोई एरर वगैरह हो तो आपको पता चल जाए। ये लिखा हुआ है ना एडिशनल लॉग फॉर वेंडर कंपनी कोड TTU, वो सारा अब आपको एक एक लाइन का बता रहा है कि जी डॉक्यूमेंट ये लाइन आइटम वाया AUD 6,32,000 है, टर्म्स ऑफ पेमेंट उसमें कोई नहीं है, मतलब है कि वही इमीडिएट असाइन हुई हुई है, 0 डेज ग्रेस पीरियड है, पेमेंट मस्ट टेकन प्लेस इतनी तारीख तक हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो 15 तारीख को है, आइटम ड्यू 0% कैश डिस्काउंट, ये हो गया। इसी तरह ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 था, ये लाइन आइटम नंबर डॉक्यूमेंट नंबर 3 है। और इसके अंदर पेमेंट मेथड सिलेक्शन एडिशनल लॉ के अंदर क्या कह रहा है कि पेमेंट मेथड सिलेक्शन फॉर आइटम ड्यू नो टू द अमाउंट इतनी 14,79,000, ये दोनों जो है 8,47,000 और 6,00,000, इन दोनों को जमा करके वो कह रहा है नन ऑफ द पेमेंट मेथड वाई हैज बीन इंटर्ड इन मास्टर रिकॉर्ड और इन डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि ये वाई जो है ना ही वेंडर के मास्टर रिकॉर्ड में इंटर है ना ही डॉक्यूमेंट में। अच्छा ये डॉक्यूमेंट में कहाँ से इंटर होता है, तो ये देख लें जरा। अगर आप चाहें तो अलहदा से जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, एक मिनट, FB60 के अंदर अगर मैं इसको FB02 के अंदर, FB03 नहीं बल्कि FB02 के अंदर खोलूंगा चेंज मोड में /n FB02, तो आप ये वेंडर वाली लाइन आइटम को डबल क्लिक करें ऊपर वाली को, यहाँ पे ये देखें पेमेंट मेथड, ये यहाँ पे आप इसको यहाँ पे पेमेंट मेथड भी दे सकते हैं, ओ सॉरी वाई। और एडिशनल डाटा के अंदर अगर आप चले जाएं तो आप यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे हाउस बैंक और ये इसने लॉक किया हुआ है, ये नहीं करने देगा। पेमेंट बैंक टाइप क्या है ये, अच्छा पेमेंट मेथड तो आप असाइन कर सकते हैं। एक चीज याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आप इनवाइस के अंदर जाए, चले हम वो 1 को भी कर देते हैं ताकि वो फिर हमें, जब कभी आप FB60 के अंदर काम करें, FB60 के अंदर यही थी 810/28, तो ये पेमेंट की जो टैब आती है, पेमेंट की टैब में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये हाउस बैंक, बैंक अकाउंट आईडी और ये पेमेंट मेथड, ये आप यहाँ पे भी इसको असाइन कर सकते हैं। तो वो कोई नहीं होता, आप डॉक्यूमेंट के अंदर असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे असाइन कर दें, मास्टर डाटा के अंदर असाइन किया तो वो वहाँ से उठ जाएगा। और अल्टीमेटली F110 की जो सेटिंग्स होगी वहाँ से भी वो अकाउंट को डिटरमिन कर लेगा। अच्छा अब हम दोबारा इस बैक पे जाते हैं और ये प्रपोजल डिलीट करके दोबारा नहीं बनाते हैं। प्रपोजल डिलीट, दोबारा प्रपोजल इसको रन करते हैं, ये आगे। अब प्रपोजल लॉग में देखें तो पेमेंट मेथड इज बीइंग चेक्ड, बैंक डिटेल्स आर बीइंग चेक्ड, सिस्टम रीड हाउस बैंक एंड इफ दे आर अलाउड आवर हाउस बैंक इज COMM1 चेक्ड। अब आप देखें ये उसने ये यहाँ पे वो पेमेंट मेथड और ये वो अमाउंट जो है वो सारी ऐड कर दी। अगर हम इसे आगे चले जाएंगे तो वो ये सारे लाइन आइटम्स को पेमेंट रन अगर हम चलाएंगे तो वो इसको क्लियर कर देगा। लेकिन वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो 4 नंबर हैं इसके अंदर नन ऑफ द पेमेंट मेथड हैज बीन इंटर्ड इन द मास्टर रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट। वो कह रहा है कि ये जो 4 नंबर है ना डॉक्यूमेंट, इसका
जो है ना वो पेमेंट मेथड यहाँ पे नहीं असाइन हुआ, चलिए हम इसको भी एक FB02 के अंदर जाके नहीं, ये यहाँ पे कंपनी कोड आएगा TTA। अच्छा, क्योंकि इस वक्त भी अगर आप देखेंगे ना प्रपोजल के अंदर एडिट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे तो इसमें आपको एक तो एरर नजर आएगा। ये देखें एक लाइन में एरर दे रहा है। ये यहाँ पे ये यूएस डॉलर में की पेमेंट है कि ये क्या? जी, इनवॉइस $US की है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, इसमें भी वो एरर वही दे रहा है। अभी हम दोबारा अगर प्रपोजल को डिलीट कर दें, लेकिन लेकिन पेमेंट तो इसको कर देनी चाहिए ना ऑस्ट्रेलियन वो डॉलर में ऑस्ट्रेलियन भी। डॉलर में करेगा। हम ये प्रपोजल डिलीट करते हैं, नई प्रपोजल बनाते हैं। मुझे 1 सेकंड के लिए जरा ब्रेक दीजिएगा, जरा 1 मिनट अच्छा, के लिए। जैफा सोलर पे किया है? सुबह मैंने इधर से कहा। जी कंटिन्यू करें सर। अच्छा, ये अब हम दोबारा फिर प्रपोजल को रन करते हैं। अब आप प्रपोजल लॉग के अंदर अगर आप आ जाएं तो अब आप देखेंगे कि ये लाइन आइटम 4 के अंदर क्या कह रहा है। मस्ट टेकन प्लेस, पेमेंट मेथड वाइज बीन चेक्ड, बैंक डिटेल्स आर लाइक हाउस बैंक इज सेलेक्टेड, नो सूटेबल बैंक कैन बी सेलेक्टेड फॉर कंपनी TTO पेमेंट मेथड वाई करेंसी US डॉलर। वो कहता है कि US डॉलर की करेंसी के लिए कोई पेमेंट मेथड जो है ना वो बना नहीं हुआ। तो हमें इसके लिए क्या करना है, F110 के लिए सॉरी F110 में नहीं बल्कि वो FBZP के अंदर बैंक डिटर्मिनेशन के अंदर हमें करेंसी को भी डील करना है कि ये जो करेंसी है रैंकिंग ऑर्डर में आप आ जाएं वाई, और हमने उसको ये कहना है कि पेमेंट मेथड वाई होगा, पेमेंट तुमने करेंसी US डॉलर, रैंकिंग ऑर्डर 1 और हाउस बैंक वही होगा। बैंक नहीं चेंज करेंगे, लेकिन करेंसी के अंदर हमने ऑप्शन देनी है कि अगर US डॉलर भी आ जाए तो कम से कम पेमेंट तुम इसी बैंक से करो, ठीक है।
अच्छा ये 10 है ना रैंकिंग आर्डर, इसको भी हम 10 ही दे देते हैं। अगर ये करेंसी की फील्ड खाली छोड़ दे, चलिए खाली छोड़ के देखते हैं कि क्या करता है वो। अगर खाली ले ले फिर तो सही हो गया ना, फिर तो हम वो पहली वाली दोनों एंट्री डिलीट कर देते हैं, जी ये भी और ये दोनों डिलीट कर देते हैं। और बैंक अकाउंट के अंदर भी कोई करेंसी थी, ये तो हम दोनों डाली हुई हैं, ठीक है। अगर आप खाली छोड़ देंगे फिर तो ठीक है। अवेलेबल अमाउंट्स में देख लेते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, तो अगर इधर भी हम इसको ब्लैंक कर दें, कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह पे हम, नहीं वो कहता है नहीं जी यहाँ पे अब आपने करेंसी देनी है, क्योंकि आप ये जो कह रहे हैं इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो ये किस चीज के पैसे हैं? अच्छा वो डिफरेंट होना चाहिए। चल भी जा, सेव हो जा, ये आ गया, सेव किया हमने इसको। अच्छा जी वैल्यू डेट के अंदर क्या है, इसमें करेंसी पड़ी हुई है, अगर हम इसके अंदर से भी करेंसी पर थोड़ा हटा देते हैं, वन एंट्री चूज, अच्छा वो नहीं नहीं न्यू एंट्री करेंगे। अच्छा ये इसमें भी वही मसला देखेंगे, क्योंकि इसमें भी अमाउंट है ना, सी ओ डबल एम वन, सी ओ डबल एम वन, अच्छा ये वो, अच्छा चले, अच्छा अब हम दोबारा करते हैं, ये प्रपोजल डिलीट कर देते हैं, फिर नए सिरे से बनाएं। प्रपोजल डिलीट नहीं करेंगे तो वो बार बार आपको फिर ये वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे, सारा कुछ डालना पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम प्रपोजल ही डिलीट करके तो नए सिरे से इसको रन कर लें। प्रपोजल स्टार्ट इमीडिएटली, स्टेटस ये हो गया। अब आप इसका लॉग डिस्प्ले अगर करें तो अब इसमें क्या कह रहा है वो, हाँ वो देखें वो उसने उसको नीचे भी ले आया, जो लास्ट आपका वो डॉक्यूमेंट था उसने उसको भी पेमेंट के लिए कंसिडर कर लिया, ये जो 649, ये उसमें 52 या 569, ये पता नहीं कोई डिस्काउंट है, ये क्या चीज़ है ये, डॉक्यूमेंट कंपनी को TTAU US डॉलर पेमेंट मेथड वाई। अब हम देखते हैं प्रपोजल के अंदर है क्या, ये एडिट प्रपोजल कर लें या डिस्प्ले प्रपोजल कर लें, क्योंकि अब तो ये सारा ग्रीन में ही आएगा, अब ये रेड में कोई भी नहीं आएगा इसकी लाइन, ये देखें दोनों लाइनें ग्रीन में आ गई, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर है और एक US डॉलर के अंदर है, ये आ गया। अच्छा ये तो चलें आ गई, यहाँ तक बात अब आपको समझ आ गई कि एस फरहाना के अंदर जो मेजर चेंजेस हैं वो क्या हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है DME की तरफ के, डाटा मीडियम एक्सचेंज ऑफ फाइल। जब हम F110 एग्जीक्यूट कर लेते हैं
तो उसके बाद जो हम बैंक को एक फाइल भेजते हैं जिसमें हम अपने सारे कस्टमर्स का सॉरी सारे वेंडर्स की डिटेल भेजते हैं, इस बंदे को इतनी पेमेंट कर दो, इसके इतने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, वो फाइल कैसी बनती है। पहले तो हम उस फाइल के बारे में ज़रा बात करते हैं कि वो फाइल है क्या चीज़। डाटा मीडियम एक्सचेंज जो है या डीएमई वो क्या चीज़ है। लेकिन जब आप बैंक को कोई फाइल भेजेंगे ना, उसका कोई एक फॉर्मेट होगा, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें परमानेंट होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना वो बार बार चेंज हो रही होंगी। अगर हम इस फाइल को डिवाइड कर दें उसके कुछ हिस्सों के बारे में, जो चीज़ें यानी कि नॉर्मल हम कहते हैं, तो कहते हैं, हम कहेंगे कि फाइल हैज़ टू पार्ट्स। वन होगा हेडर और दूसरा होगा डिटेल। ठीक है। अब हेडर जो है वो क्या चीज़ है। हेडर में ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिपीटिंग। ये स्पेलिंग जैसे भी है भारत, उसमें जो हम एक दफा इंफॉर्मेशन लिख देंगे ना वो रिपीट नहीं होगी, वो एक ही जगह पे स्टेबल रहेगी, वो बार बार नहीं चेंज होगी। लेकिन डिटेल के अंदर जो है ना, इंफॉर्मेशन विच इज रिपीटिंग with every change of पेयर, पेई, हर पेई या वेंडर आप कह लें, जब भी वेंडर चेंज होगा वो चेंज हो जाएगी इंफॉर्मेशन सारी की सारी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस फाइल को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, तो मैं कहता हूं कि इसके मैं दो हिस्से बनाता हूं, बल्कि इसको हम बाद में फॉर्मेट कर लेंगे। एक मैं बनाता हूं हेडर। हेडर में क्या हो सकता है, हेडर में मेरी एक तो सबसे पहले क्या आएगा, मेरा कंपनी का नेम आएगा, ये कभी भी नहीं चेंज होगा। फिर मेरा क्या आएगा, डेट आएगी, आज की डेट, डेट एंड टाइम इकट्ठा ही आप कर लें, बेशक चाहे तो अलग-अलग बना लें। जैसे कि ये उस फाइल के लिए फिर ये रिपीट नहीं होगी। जैसे आज 14 है, 14 जुलाई 2023, 2023, और आगे टाइम जो है वो क्या है इस वक्त, जो भी आप कर लेंगे। तो मेरे पास फर्ज करें अगर 10:25 और ये टाइम आ गया। मेरा बैंक अकाउंट जो है वो, बैंक नंबर, बैंक नेम, ये बैंक नेम नहीं है बल्कि ये बैंक, अच्छा ये बैंक कोड है। बैंक अकाउंट कोड। फिर इसी तरह मैं नीचे बैंक नेम लिख देता हूँ। हाँ करो। बैंक, हमको उठाओ ना, नाश्ता बनाया पहले। बैंक नेम में आपका जो बैंक है वो कौन सा आपने साइन किया हुआ था, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नेम या बैंक का नेम? बैंक का नाम, कॉमनवेल्थ बैंक, कॉमनवेल्थ बैंक। कॉमनवेल्थ बैंक। अच्छा वो हम देख लेते हैं इधर उस बैंक के अंदर। अच्छा कॉमनवेल्थ बैंक है। जी। अच्छा, और उसका जो बैंक का अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये एड्रेस में जाएंगे तो हमें
बैंक का अच्छा, चले वो देख लेते हैं। बैंक अकाउंट नंबर आप कह रहे हैं 123456 है, ठीक हो गया। ये हो गया। फिर आप और भी जो कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो ये आपकी इंफॉर्मेशन जो होगी ये क्या होगी, ये चेंज नहीं होगी, ये पूरी फाइल के अंदर ये आपकी हम एक एक ही दफा आएगी ये, और ये ऊपर ही रहेगी। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारी फाइल का हेडर है। आवाज आ रही है आपको जुनेद भाई? जुनेद भाई आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है आवाज। अच्छा, अच्छा, ये जो डीएमई का फाइल का जो फॉर्मेट है उसमें जो हेडर है तकरीबन इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, या कुछ और आप जो भी देना चाहें, लेकिन वो ये वो वाली इंफॉर्मेशन होगी जो कि फिर रिपीट नहीं होनी, ये उसी तरह ही रहेगी, ये बार बार नहीं हर वेंडर के साथ नहीं चेंज होनी, ये एक ही दफ़ा आपने उसमें डाल दी। फिर अगर आप और भी कोई डालना चाहते हैं जैसे बैंक अकाउंट टाइप क्या है, करंट है, पीएलएस है, सेविंग है, जो भी वो भी डाल दें। और कोई अपनी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन डालना, जैसे जैसे हमने यहाँ पे टीटीएयू लिखा हुआ है, टीटीएयू तो कोड है ना, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन भी होगी वो भी डाल दें। और इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आप हेडर के अंदर डालना चाहते हैं तो वो डाल दें, तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन सबसे टॉप पे आएगी और ये रिपीट नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर जो है डिटेल्स का या मिडल पार्ट का या डिटेल वाला। आप चाहें तो इसके जितने मर्जी लेयर्स बना लें, जैसे मैंने एक लेयर बना ली हेडर, ये रिपीट नहीं होगी। अब आप इसका एक मिडल पार्ट बना सकते हैं, एक आप इसका बॉटम पार्ट बना सकते हैं, या फुटर पार्ट बना सकते हैं, फुटर में कोई और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं हेडर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है, वो जितनी भी नीचे पेमेंट्स आएंगे उन सबको वो ऐड करके बता देगा। फर्ज करें हम कहते हैं इसके अंदर 15 पेमेंट्स हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट कितनी है जी, हम कह देते हैं इसके अंदर AUD जो है वो फर्ज कर लें कि हमने 21,000 की पेमेंट की हुई है। टोटल जितनी भी वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनकी पेमेंट को जमा करेंगे तो वो इतनी बन जाती है। एंड सो ऑन, जो भी इंफॉर्मेशन आप हेडर के अंदर डालना चाहें तो वो डाल दें। अब डिटेल पार्ट के अंदर क्या आएगा चीज़ें, डिटेल पार्ट के अंदर जब आएगा हम आएंगे, ये चीज़ें जो है ना ये रिपीट होंगी। कहाँ पे रिपीट होंगी, रिपीटिशन पॉइंट क्या होगा, हम इसके अंदर हमें सिस्टम के अंदर कन्फिगर करना पड़ेगा कि रिपीट कहाँ पे तुमने स्टार्ट कर देना। हम कहते हैं जब भी वेंडर का नेम आए तो तुम सारा प्रोसेस नए सिरे से जो है ना वो स्टार्ट कर दो। रिपीटिशन पॉइंट क्या है, हम कहते हैं कि जब भी वेंडर का नेम आ जाए ना उसके बाद तुम सारा प्रोसेस जो है ना वो मिडल पार्ट को रिपीट कर दो। मिडल पार्ट में हमने क्या क्या रखा हुआ है, हम कहते हैं कि वेंडर नेम, फर्ज करें कि एक वेंडर है, जैसे आपने अभी एक बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के नाम से, ठीक है। अगर आप चाहें तो वेंडर कोड भी दे दें। अच्छा जी, वेंडर एड्रेस देना चाहेंगे आप तो दे दें। एड्रेस के अंदर अब आप क्या देना चाहते हैं, वेंडर एड्रेस के अंदर अब मतलब आपने एक हेडिंग बना ली वेंडर एड्रेस के नाम से, ठीक है। मैंने ये एक हेडर बना ली, इसको मैं एक छोटा सा कलर दे लेता हूँ। इसके अंदर जो है मैं कहता हूँ स्ट्रीट नंबर 1 2 है, और हाउस नंबर, वो वाली फील्ड्स को मैं इसके अंदर ले आता हूँ। पोस्टल कोड, और सिटी, ये मैं बैंक को इंफॉर्मेशन भिजवा रहा हूँ।
कंट्री, और ये वेंडर का एड्रेस पूरा हो गया। फिर मैं वेंडर के अंदर ही मैं पेमेंट की डिटेल्स भिजवाता हूँ। पेमेंट की डिटेल में क्या होगा? पेमेंट की डिटेल में ये होगा कि अमाउंट कितनी है। फर्स्ट कर लें इसकी अमाउंट है 1300। करेंसी कौन सी है? AUD। और पेमेंट डिटेल आ गई, एड्रेस आ गया, वेंडर नेम आ गया, और इस तरह बस। क्या जुनेद भाई, आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। हाँ जी, अभी आ रही है। ये बीच में फ्रीज हो गई थी स्क्रीन, आवाज भी नहीं आ रही। ये लिंक लिंक टूटा था अभी। हाँ जी जी, अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा, एक फोन आ रहा है। अच्छा, तो ये फाइल होगी मेरी एक एक वेंडर की। अच्छा नहीं, इसमें फिर मैंने डेट भी बताऊंगा कि डेट कौन सी है उसकी, किस डेट को पेमेंट कर दें आप। फर्ज करें आज ही है तो आज की हम 14, कुछ इस तरह से जो भी आप और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये एक आ गया। अब यूं ही वेंडर मेरा चेंज होगा तो ये यहाँ से फिर ये सारा प्रोसेस जो है ना रिपीट हो जाता है। या इसकी दूसरी इनवाइस जो आ जाती है वो भी आप इसके अंदर ही नीचे डाल देंगे। ठीक है, वेंडर यही रहेगा। अमाउंट हमने कर दी वर्चुअल, पहले 1300 थी, अब एक और उसकी इनवाइस है वो 1600 है। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप उनको क्लब करके एक ही अमाउंट जो है ना उसकी बना दें। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजीज है, अलग-अलग पेमेंट्स करना चाहते हैं इनवाइसेस की, या जो उसको करना चाहते हैं। आमतौर पे होता यही है कि सारे वेंडर, एक वेंडर्स की जितनी इनवाइसें हैं उसको जमा करके उसमें कर देते हैं। तो बेहतर एक ये है कि हम यहाँ पे उसका, अब फर्ज करें आज नया वेंडर आ गया, ये रिपीटिशन पॉइंट है हमारा कि फाइल रिपीट कहाँ से शुरू हो जाए। इसको हम ये करते हैं, फाइल हमने पॉइंट कह दिया कि रिपीट कहाँ से स्टार्ट करनी है, मैं उसका मिडल पार्ट जहाँ पे भी वेंडर नेम आए। तो अब इस हम एक और वेंडर ले लेते हैं। फर्ज करें ये सिडनी वेंडर आ गया हमारा। ठीक है, इसका जो है वो एड्रेस सारा मुख्तलिफ है। फर्ज करें ये 25 नंबर है इसकी, ये आ गया, वही आ गया, और कंट्री सिटी तो वही होगा। इसकी जो पेमेंट टोटल हमने इसको पेमेंट करनी है सारी इनवाइसेस की, फर्ज करें वो है हमारी $1800, और आज के दिन। और इसी तरह फिर एक और हम लास्ट एक वेंडर ले लेते हैं। फर्ज करें फिर हमारा यहाँ से ये एक और हमारा वेंडर आ गया। फर्ज करें कि जी मिस्टर अली निसार कर देते हैं। इसको अब हमने पेमेंट करनी है अली को। तो इसकी कोई एड्रेस इसका ये है। फर्ज करें इसका हाउस नंबर, इसकी गली नंबर मेंटेन ही नहीं हुई हुई तो ये खाली आ जाएगी। इसका जो हाउस नंबर है वो ये आ गया, सिडनी में ही रहता है, और इसको टोटल हमने पेमेंट्स करनी है फर्ज कर लें 2500 की। तो कितनी पेमेंट्स होंगी हमारे पास? टोटल आ गई हमारे पास, एक आ गई 2500, और फिर एक 1800, और एक आ गई 1300। टोटल होगी $5600 की पेमेंट। तो हमने यहाँ पे लिख देना है टोटल अमाउंट ऑफ जो है वो कितनी होगी, 5600, और कितनी हमारी पेमेंट्स हैं? 3 पेमेंट्स हैं। यहां तक आपको मुझे बताएं फाइल के फॉर्मेट में कोई मुश्किल लगी हो? नहीं, यहाँ तक सब ठीक है। बस अब अगर आपने ये फाइल का फॉर्मेट समझ लिया है ना, फिर कोई मसला नहीं है कि आप इस फाइल के फॉर्मेट को बना सकें डीएमई के अंदर।
हालांकि ये मैंने देखा कि ये इतने ही मुश्किल लोगों ने इसको बनाया हुआ है, यानी कि आज तक मैंने इसकी फाइल की फॉर्मेट से रिलेटेड जो है ना बनाने वक्त किसी ने, मैंने देखा नहीं कि किसी ने इसको डायरेक्ट बना के दिखाया हो कि ये हमने इसको कैसे बनाना है। डिस्कस कर लेंगे कोई पीडीएफ के फॉर्मेट में या कोई कहीं पे भी डाउनलोड करके वो बता देगा कि ये करें ये करें ये करें, लेकिन खुद से नहीं करेंगे। सिर्फ पता नहीं इसमें क्या इशू आता है, लेकिन ये है कि बाहर फाइल का फॉर्मेट इस तरह आप ना, ये अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने इंफॉर्मेशन जहाँ पे इंटर की है हेडर के अंदर आप सिर्फ वही रखें, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसके जो डिटेल्स मैं भेज रहा हूँ वेंडर बैंक को, ये तो बहुत थोड़ी सी डिटेल है, आप इससे ज़्यादा भी भेजना चाहें तो जो भी आपके जहन में आती है वो आप भेज सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये जब हम फाइल का फॉर्मेट बनाएंगे तो उसके अंदर हम ये जो फील्ड हम बार बार कह रहे हैं, कंपनी कोड की फील्ड होगी, बैंक डेट की होगी, बैंक कोड, बैंक अकाउंट, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स, या इस तरह वेंडर नेम, वेंडर एड्रेस, स्ट्रीट नंबर, ये वो, फिर अमाउंट, करेंसी, डेट, और ये सारी चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो वो एसएपी कहता है कि मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मैंने आपके डिफाइन कर दिए हैं। स्ट्रक्चर्स आर डिफाइंड। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? डाटा स्ट्रक्चर इज अ combination of different fields from different tables। अगर तो एक ही टेबल की फील्ड हो तो वो तो टेबल हो गया ना, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? स्ट्रक्चर ये होता है कि कुछ टेबल्स की फील्ड इधर से उठा ली, कुछ टेबल की फील्ड दूसरे टेबल से उठा ली, कुछ फील्ड्स तीसरे टेबल से उठा ली, और उन सबको जमा करके एक जगह का नाम दे दिया, उसको हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है ना वो उस तरह से खुलता नहीं है जिस तरह से आपका जो है वो टेबल खुलता है, ऐसी 16 एन में या ऐसी 16 एच वगैरह में, या ऐसी 16 में वो नहीं खुलता, लेकिन ऐसी 11 में दोबारा डिस्प्ले हो जाता है कि उसके अंदर फील्ड कौन सी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि इसके अंदर फील्ड के अंदर वैल्यूज कौन सी हैं। उसके लिए अलहदा से आपको कोई ना कोई फंक्शन मॉड्यूल यूज करना पड़ता है। बहरहाल वो एक अलहदा बहस आ जाती है वेब के हवाले से। कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा कि मैं, एसएपी ने कहा, कहता है कि मैं आपको 3 डाटा स्ट्रक्चर देता हूं, आप उनके अंदर से आपको हर तरह की ये वाली फील्ड जो है ना, जो डीएमई से रिलेटेड है, जो उन्होंने लोगों ने सोच सोच के बना दी है, वो उसके अंदर मैंने डाली हुई है। कौन कौन से हैं? एक, दो, तीन। एक है, वो कहता है कि एक डाटा स्ट्रक्चर का नाम उसने रखा हुआ है एफ पे एच, एफ पी ए वाई एच या एफ पे एच है, और एक है एफ पे एच एक्स है, और एक जो है वो है मेरे ख्याल से एफ पे, पता नहीं एम है या एन है, वो अभी हम वो डीएमई के अंदर जाके देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। वो बल्कि ठहर जाए देख ही लेते हैं। वो हमने क्या बात की कि ट्रांजैक्शन कोड कौन सी चलेगी? पहले अब चलेगी DMEEX। पहले ये वाली चलती थी, अब ये वाली चलेगी। वो भी चल जाती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं जी अब ये इनहेंस हो गई है, तो अब आप ये वाली चलाएं। DMEEX चला लें, डाटा मीडियम एक्सचेंज की। ये इसका पाथ भी होता है, ये टूल्स के अंदर पड़ा होता है यहाँ पे नहीं। सिस्टम पे टूट तो नहीं गया?
चलिए इस पे कर लेते हैं, वो पता नहीं लॉगिन में कोई मसला आ रहा है। DME XX, ओ सॉरी DMEEX, इसको मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपने क्या क्या सिलेक्ट करना है पर्सनली, ये मैंने एक बनाया था टेस्ट करने के लिए। ये जब इसमें आप आते हैं ना तो ये यहाँ पे आ रहे होते हैं, ये सोर्स फील्ड फॉर एप्लीकेशन के अंदर अगर आप देखें, हाँ ये डाटा स्ट्रक्चर है FPH, FPHX और FPP। FPM नहीं है बल्कि FPP है। FPP जो है, ये 3 डाटा स्ट्रक्चर हैं, उनके अंदर आपके पास तकरीबन जो है ना वो फील्ड्स पड़ी हुई हैं। और एक और उसने कहा है कि वो है, एक और भी उसने दिया हुआ है 4 नंबर पे, SYST है शायद, सिस्ट। सिस्टम, ये जो डेट और टाइम वगैरह हम लेते हैं ना, ये मेरे ख्याल से शायद वेब सोर्स फील्ड, लेकिन वो यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने यूज़ किया हुआ है। SYST जो है ना, वो मेरे ख्याल से शायद डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो कहता है कि ये 3 डाटा स्ट्रक्चर को आपने यूज़ करना है। यूज़ करने से मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बड़ा इसके ऊपर कोई प्रोग्रामिंग करनी है। आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें कि FPH है, तो आपको पता ही है कि डाटा स्ट्रक्चर देखने के लिए कौन सी ट्रांजैक्शन कोड है। सिंपल आप SE11 में जाएं और यहाँ पे वो FPH लिख दें, FPH, FPX लिख दें या जो भी है, डिस्प्ले करेंगे तो सारी की सारी ये जो है इसके अंदर वो कह रहा है 158 फील्ड जो है ना वो पड़ी हुई हैं। जैसे ये पेमेंट मीडियम, कौन कौन सी इसमें है, पेमेंट मीडियम पेई के हवाले से क्या है, उसका एड्रेस का नंबर है, उसका टाइटल है, उसका फर्स्ट नेम है ये। फिर आ जाए इसके अंदर नेम ऑफ द पे, ये सेकंड नेम है, थर्ड नेम है उसका, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, उसका कंट्री कौन सा था, उसका सिटी क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पोस्टल कोड क्या है, सिटी पोस्टल कोड क्या है, इसी तरह उसका टेलीफोन नंबर। ये सारी पे वो पे की इंफॉर्मेशन आ गई। आगे वो कह रहा है कि पेमेंट मीडियम पे बैंक इंफॉर्मेशन। हाँ ये तो हमने उसके अंदर सॉरी इंटर ही नहीं किया एक्सेल की फाइल के अंदर, किधर की हमारी एक्सेल की फाइल, कि हम जब बैंक को बता रहे हैं कि इस बंदे को पेमेंट करो, तो वो कहाँ पे बता रहे हैं कि उस बंदे के अकाउंट में पेमेंट करें ना। तो वो हमें यहाँ पे और भी फील्ड उसके अंदर ऐड करनी चाहिए। उस बंदे का बैंक अकाउंट नंबर, उस बंदे का बैंक, उस बंदे का बैंक का कोड, वो जो हम वेंडर मास्टर डाटा के अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमने इस फील्ड इधर फाइल के अंदर डालनी है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर इससे नीचे आ जाएं, ये हमारी पेयर, पेयर का मतलब कौन होता है, हम, यानी कि कंपनी। ये पेइंग की कंपनी कोड कौन सी है, सेंडर कौन सा है, हमारी करेंसी कौन सी है, ये हमारा बैंक, ये ID फॉर बैंक डिटेल्स हैं, या हाउस बैंक की है, ये उसका GL नंबर है जो उसके अंदर साइन हुआ है। और इस तरह की ये सारी नीचे सारी फील्ड जो हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगी इन तीनों डाटा स्ट्रक्चर के अंदर से। यहाँ तक बताएं जुनेद भाई, कोई मुश्किल आ रही हो, कोई चीज की समझ ना आ रही हो तो बताएं जरा। मैं अभी तक ठीक है सब। ठीक है, चलें इसको हम ना अभी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वो अभी हम शुरू करेंगे ना तो वो बीच में रह जाएगी बात। वो थोड़ी सी ना, यानी कि वो फाइल का फॉर्मेट जरा डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। एक एक फील्ड को ढूंढना पड़ता है, ढूंढी हुई है वैसे मैंने, तो वो असाइन करना, फिर उसको टेस्ट करना, फिर उसकी फाइल में आउटपुट में जाके देखना सही है कि नहीं। तो वो हम कल एक ही ना सेशन जो है ना, या कल तो सैटरडे संडे है, मंडे को फिर एक ही सेशन लगा के ना तो वो ये सारा मुकम्मल कर देते हैं। ठीक है। सही, चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर ना मुलाकात करते हैं आपसे।